ये पैम्फलेट है फार्मा नाउ नाम के एक लोकल बिजनेस का, जो मेरे एरिया में आधे घंटे के अंदर मेडिसिन को डिलीवर करते हैं। सरफेस लेवल पर आपको लगेगा कि ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसी तरह से तो स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं। अगर आप रियलिटी में देखें तो ये लोकल बिजनेस सिर्फ फार्मेसी से जाकर सामान को उठाकर आपके घर तक डिलीवर करता है और उसके बदले में एक कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो लड़का मेडिसिन आपके घर तक डिलीवर कर रहा है वो उसी फार्मेसी पर काम करता होगा। तो यहाँ पर ना कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ना कोई इनकम जनरेशन का सोर्स और ना ही कोई जॉब जनरेशन। तो आप ही मुझे बताइए कि स्टार्टअप में नया क्या है, क्या इनोवेशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नया रेवोल्यूशनरी आइडिया है। सारे डिलीवरी एप्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सारे स्टार्टअप्स कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये सारे एक तरह के कॉपी कैट बिजनेसेस हैं। जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, इन सब पे काम करने वाले डिलीवरी बॉयज की एवरेज इनकम होती है करीब 20 से 22 हज़ार रुपए। एक ही बात, खर्चा कितना हो गया है। सबसे ज्यादा जनवरी में मेहनत करी थी और बकाया बहुत ही कम काम किया है। इसमें ऑर्डर देखो कितने कंप्लीट किए थे, 468 ऑर्डर, 203 घंटे हम लॉगिन रहे थे, 22,301 रुपए की ऑर्डर रनिंग हुई थी। रुपए डेली खाते पीते हैं और पेट्रोल का खर्चा हो गया। और बाइक में अगर कोई कमी आती है, जैसे अभी हमने चेन सेट डलवाया था, टूट फूट हो गई थी थोड़ी बहुत, उसमें भी खर्चा हुआ था। और सर्विस का मान के चलो 500 रुपए, 500 रुपए से ज्यादा ही खर्चा मान के चलो, सर्विस में 1000 रुपए खर्चा आ जाते हैं। तो इसमें जो 22,000 है, इसमें 2-3 हज़ार ये माइनस और कर दो तो हमारे पास में बचे 20,000। और ये लोग दिन के 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। इसका मतलब 1 घंटे की कमाई हुई करीब 76 रुपए। इतनी भाग दौड़ और मेहनत करने के बाद सिर्फ 1 घंटे में 76 रुपए की कमाई। और हम लोग जो अपने घरों में बैठकर आराम से इनके ऊपर ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी मिलने पर हम इन्हें एक ग्लास पानी तक नहीं पूछते। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है। हमारे यहाँ पर 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। इन कंपनी के पास हजारों इन्वेस्टर्स और करोड़ों की फंडिंग्स हैं। लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनोवेशन। जहां बाकी की दुनिया में स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, जैसे कि टेस्ला का सॉफ्टवेयर और ईवी इनोवेशन, या फिर अमेजॉन का लॉजिस्टिक्स या क्लाउड बेस्ड इनोवेशन, या फिर स्पेस एक्स का रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का इनोवेशन। बाहर की कंपनीज में आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां फाउंडर्स और सीईओज ने कुछ नया किया, वो चाहे प्रोडक्ट हो या टेक्नोलॉजी या कोई और इनोवेशन। और हमारे देश में क्या हो रहा है? फ्लिपकार्ट अमेजॉन का कॉपी, ओला उबर का कॉपी, जोमैटो और स्विगी सिर्फ खाना रेस्टोरेंट से लेकर आपके घर तक पहुंचाते हैं। जेप्टो और ब्लिंकिट गोपफ जैसी अमेरिकन कंपनीज की कॉपी, जो कि रोजमर्रा की चीजें जैसे पेप्सी, चिप्स, ऑयल, ग्रोसरी, स्टेशनरीज, ये सारा सामान दुकानों से उठाकर आपके घर पर डिलीवर करके जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में क्या कहा, चलिए सुनते हैं। अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। वी आर फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी ऐप। दुकानदारी का ही काम करना है हमें। Our ambitions are to compete with the best in the world. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startup. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? आई गेस मैं पीयूष गोयल जी की कुछ बातों से जरूर अग्री करता हूं। अगर होम डिलीवरी और क्विक कॉमर्स की बात करें तो ये स्टार्टअप्स हमारे देश में सिर्फ चीप लेबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स गरीब इंडियन यूथ को जल्दी पैसे कमाने का लालच देकर उन्हें अपने लिए चीप लेबर बनाकर बस इधर उधर दौड़ा रहे हैं। जोमैटो और स्विगी जैसे स्टार्टअप्स इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। ये अपने डिलीवरी बॉयज को टाइटल देते हैं डिलीवरी पार्टनर्स का। इंडिया के लेबर लॉज के हिसाब से कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेसिक नेसेसरी सर्विसेज हमेशा देनी होती है, जैसे कि इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और मैंडेटरी हॉलीडेज। इसीलिए ये डिलीवरी एप्स एम्प्लॉयज रखते ही नहीं है, ये रखते हैं डिलीवरी पार्टनर्स, क्योंकि एम्प्लॉयज को सर्विसेज देनी पड़ती हैं लेकिन पार्टनर्स को कुछ नहीं देना पड़ता। इस तरह के एम्प्लॉयज को टर्म दिया जाता है गिग वर्कर्स का। महीने का सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपए कमाने के बाद उन्हें स्विगी और जोमैटो से कोई सर्विसेज नहीं मिलती हैं। इंडिया के स्टार्टअप्स इस एक्सप्लॉयटेशन को पार्टनरशिप बोलकर रीब्रांड कर रहे हैं। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 83% गिग वर्कर्स के पास कोई सेविंग्स नहीं है। 70% डिलीवरी बॉयज को डिलीवरी ऑर्डर कैंसिल होने पर 1 रुपए भी नहीं मिलते। और 50% डिलीवरी बॉयज 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें कंपनी से कोई मैंडेटरी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। जेप्टो के सीईओ आदित्य पलीचा
को पीयूष गोयल का ये रिमार्क बहुत बुरा लगा। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इंडियन ई कॉमर्स ने 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट की हैं और सरकार को करीब 1000 करोड़ का टैक्स भी दिया है। कोई अगर आदित्य सर से पूछे कि अगर आपने जॉब्स जनरेट की हैं तो क्या आप डिलीवरी बॉयज को प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और छुट्टियां दे रहे हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो रियलिटी में आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं, आपने डिलीवरी पार्टनर्स बनाए हैं जो कि कुछ रुपयों के लिए आपके लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। देखिए, मुझे क्विक कॉमर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से मैं खुद भी ऑर्डर करता हूं, लेकिन जो लोग इनके लिए डिलीवरी बॉयज बने हुए हैं, कंपनी को कम से कम कुछ बेसिक सर्विसेज तो उन्हें जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। अब आते हैं इनोवेशन के ऊपर और एग्जाम्पल के लिए जेप्टो को ही यूज कर लेते हैं। जेप्टो एक क्विक डिलीवरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो 10-15 मिनट के अंदर आपके घर तक सामान डिलीवर करता है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड सर्विसेज के लिए जेप्टो यूज करता है Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS का। लोकेशन ट्रैकिंग और डिलीवरीज के लिए यूज करते हैं गूगल मैप्स API का। पेमेंट गेटवेज के लिए यूज करते हैं पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, इन सब का। तो मुझे ये बताइए कि जेप्टो में जेप्टो का खुद का इनोवेशन क्या है? सारी टेक्नोलॉजी तो वो दूसरे की यूज कर रहे हैं। आप दूसरे की सर्विसेज को यूज कर सामान को बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहे हो। टेक्नोलॉजी के नाम पर आपने सिर्फ एक ऐप बनाई है जो आज की डेट में एक बीटेक ग्रेजुएट भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो कि जेप्टो का बहुत बड़ा इनोवेशन है, डायनामिक प्राइसिंग, यानी कि प्राइसेस को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मॉडरेट करना। फॉर एग्जांपल, आईफोन से अंगूर खरीदो तो 145 रुपए के, और एंड्रॉइड फोन से खरीदो तो Can you see this here? I'm using the Zepto. This is an iPhone and this is an Android phone, and there's a huge difference. Like grapes, I'm getting it for 146, and Android phone users getting it for only 65. You can see the cauliflower is 31 here; it's only 20, and here capsicum is 69, and here it's 37. Onions, here it's 39, and here's 47. What the hell is this? इसी को तो कहते हैं इंडियन स्टार्टअप इनोवेशन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चलते हुए आपको शार्क टैंक की वीडियोस तो जरूर मिलती होंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शार्क टैंक के सीजन 1 और 2 में करीब 180 डील्स फाइनलाइज हुई, जिसमें से करीब 82% डील्स मिली फूड एंड बेवरेजेस बनाने वाले स्टार्टअप्स को और कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स जैसे कि क्लोथिंग, फैशन बनाने वाले स्टार्टअप्स को, और सिर्फ 18% डील्स मिली एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स को। इसका मतलब हमारे देश में ज्यादातर स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स का पैसा उड़ाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी जेब भरना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूं तो एग्जांपल ले लेते हैं शार्क टैंक के ही जज अमन गुप्ता की कंपनी बोट का। 4000 रुपए दोगे तो वो छोड़ के जाएगा ही ना सर। हाँ, अगर उसकी औकात लाख रुपए की है तो उसे लाख रुपए दो। अगर उसकी औकात 10 लाख की है तो 10 लाख दो। अगर आप उसको जितना वो कर सकता है उससे कम दोगे तो वो जाएगा ही ना। अगर आप अपने एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मैं JBL में था, मैंने अपने बॉस को बोला मेरी 50% सैलरी बढ़नी चाहिए। मैं कुछ था 60 लाख रुपए पे था कुछ, तो मैंने बोला मेरी 50% बढ़ाओ, मेरे को, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आप इतना पैसा कमा रहे हो, मुझे भी पैसे दो। कहता नहीं नहीं पागल है, 50% कोई सैलरी इंक्रीज होती है, इंडस्ट्री नॉर्म है 10%, 15%। मतलब तो इंडस्ट्री नॉर्म से कंपनी ग्रो करी है, आपकी इंडस्ट्री 50% से करी है। कहता नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, 10%, मैक्सिमम 15% दूंगा। मतलब चल मार्केट में मिलते हैं। करेक्ट। अमन गुप्ता की इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि एम्प्लॉयज जितनी सैलरी डिजर्व करते हैं उन्हें उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयज के पास ये राइट होना चाहिए कि अगर उन्हें उनके मतलब की सैलरी नहीं मिल रही है तो वो आगे बढ़ जाएं। अगर डिजर्विंग आदमी को सैलरी नहीं दोगे तो वो आगे ही बढ़ेगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है इस लाइन से, मतलब चल मार्केट में मिलते हैं। करेक्ट। अगर आप JBL और बोट दोनों कंपनीज को देखें तो दोनों कंपनीज में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। JBL 1946 से साउंड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। 1955 में उन्होंने पहली बार D130 नाम का एक स्पीकर बनाया जिसने पूरी साउंड इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। उसके बाद अपने साउंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से 1960s से लेकर 2000s के बीच में JBL हर जगह अपना एक नाम बना चुकी थी। ऑडिटोरियम्स, होम म्यूजिक सिस्टम्स, कार के स्टीरियो सिस्टम्स, आपको JBL के प्रोडक्ट्स हर जगह मिलेंगे। आज भी JBL अपने 30% प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि इनके JBL 305 कॉन्सर्ट स्पीकर्स और कुछ कार स्टीरियो सिस्टम्स। तो JBL एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब आते हैं बोट के ऊपर, और बोट अपने प्रोडक्ट्स कितने मैन्युफैक्चर करता है? 0। चलिए बताता हूं कैसे। बोट अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर रिलाई करता है। बोट ने 2022 के अपने IPO के ड्राफ्ट में ये बताया था कि वो हमेशा थर्ड पार्टी चाइनीज कंपनीज पर रिलाई करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, बोस एयरडोप्स TWS, इन ईयरफोन्स का डिजाइन एक्चुअल में बेस्ट टेक्निक नाम की एक चाइनीज कंपनी का डिजाइन है जो कि शंघाई से ऑपरेट करती है। तो अमन गुप्ता का ये कहना कि चलिए मार्केट में मिलते हैं तब पॉसिबल हो सकता है जब आप R&D में भी JBL के बराबर एक्सपेंडिचर करो। आप एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में। JBL एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जबकि बोट सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर चल रही है। बोट टेक्नोलॉजी कंपनी से ज्यादा एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और हमारे ज्यादातर बिजनेस स्टार्टअप्स इसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। ये सारी थी इंडिया के स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम। अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कॉपी कैट मेंटालिटी को छोड़ना होगा।
कि हम किसी वेस्टर्न कंपनी को कॉपी कर कर अपने देश में वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी नए इंडियन स्टार्टअप को देखें तो उनका सारा फोकस होता है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स पर। चाइना अपने जीडीपी का 2.4% सिर्फ R&D पर स्पेंड करता है। इंडिया सिर्फ 0.65% स्पेंड करता है और चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। इंडिया के स्टार्टअप्स अपने एक्सपेंडिचर का टोटल 1% भी R&D पर खर्च नहीं करते हैं, जबकि मार्केटिंग का खर्चा करीब 30 से 40% तक होता है। हमें स्ट्रिक्टली अपने स्टार्टअप्स का R&D बजट बढ़ाना पड़ेगा। पीयूष गोयल सर ने जिम्मेदारी स्टार्टअप्स के ऊपर तो जरूर डाल दी, लेकिन सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है? अगर सरकार सिर्फ 0.65% स्पेंड करती है R&D पर अपने जीडीपी का, तो इंडिया के स्टार्टअप से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो पीयूष गोयल सर, अगर आपकी गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम नहीं बनाएगी जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, तब तक स्टार्टअप्स ऐसे ही चलेंगे। सवाल सरकार पे भी उठता है कि इस इकोसिस्टम को चेंज करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इन्वेस्टर्स को अपने पैसों के ऊपर रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए होता है। ऑब्वियस ही बात है, किसको नहीं चाहिए होगा? इसीलिए स्टार्टअप्स को फंडिंग लेते हुए सोच समझ के काम करना चाहिए। फंडिंग्स हमेशा उस जगह से लेनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आपके साथ खड़े रहें। सैडली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आज जॉब सीकर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इनोवेटर्स के बजाय। हमारे स्टार्टअप्स को इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए, एक्सपेंशन पर नहीं। एक्सपेंशंस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर देते हैं, लेकिन इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी और आपको ग्रोथ और बेनिफिट्स जरूर देगी। हमारे स्टार्टअप्स को आउटसाइड मेट्रो सिटीज भी जरूर सोचना चाहिए। गुड़गांव, बेंगलोर और हैदराबाद के बाहर मूव करेंगे तभी जाकर तो पूरे देश में डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट को गिग वर्कर्स जो कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो इन सब के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानूनी प्रोटेक्शन जरूर बनानी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट में कुछ होता है तो जनरली कंपनी से उन्हें इंश्योरेंस में क्लेम जरूर मिलता है, लेकिन जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ चुका है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनसे जो भी डिलीवरी बॉयज़ आपके घर पर आ रहे हैं, उन्हें एक पानी के गिलास ज़रूर पूछिएगा। कोई धूप और गर्मी में आपकी ज़रूरत का सामान आपके दरवाजे तक छोड़कर जा रहा है तो उसे आप एक पानी का गिलास तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इतनी इंसानियत तो आई गेस हम सभी को ज़रूर दिखानी चाहिए। So this is called dedication. आपका आपका नाम? ये भी आपका लड़का है? मतलब आप 2 लोगों को लेके काम करते हो? बहुत बढ़िया बात है यार। ऐसा धूप में लेके घूमते हो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता और फैले। कमेंट करके बताइए आपके सजेशन इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम के लिए, और सब्सक्राइब करके मेरे कंटेंट को जरूर सपोर्ट करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।